हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग आज की चर्चा, है ना। उम्मीद करते हैं कैसे होंगे आप लोग सब। मस्त बढ़िया एकदम जबरदस्त पढ़ाई चल रही है, ठीक ठाक, है ना। देखो एक बात है, और बात वो ये है कि मैं जाते जाते बता दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ओनली फॉर फन। आज जैसा आपको लिखा दिख रहा है भैया कि जो अपना चर्चा का विषय है, जो अपनी टॉपिक है, दैट इज द गॉस लॉ। गॉस की प्रमेय क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ विजिबिलिटी वगैरह, फिर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। चलो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चा लोग, मैं आज हम लोग जो टॉपिक है, आज अपन लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका आज खत्म होगा। बट हाँ, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं खत्म हो रही है, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका पहला और दूसरा चैप्टर मिला करके आपके पास आपको क्या मिलता है, दोनों चैप्टर मिला के कंप्लीट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है आपकी, जब आप पोटेंशियल और कैपेसिटर भी पढ़ लेते हैं। तो हमें क्या शुरू करना है, अभी हम गॉस लॉ देखेंगे। उस पर कोशिश रहेगी मेरी कि अपन बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। अब वो कैसे कर पाएंगे देखा जाता है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन लोग लाइव भी आएंगे, आप लोगों से थोड़ी सी वार्तालाप भी होगी, ठीक है। शुरू करते हैं, तो ज्यादा टाइम ना लेंगे क्योंकि आप लोग भी टाइम बड़ा कीमती है। तो सबसे पहली बात जो हम आज अपनी चर्चा का जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारी चर्चा का जो विषय है, ठीक है, गॉस लॉ। पहली बात, सारे फार्मूले एक जगह आप लोग कलेक्ट करते चलना बच्चा लोग, जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ की, ठीक है ना। ये गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, जो भी आप बोले, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी कोई भी अगर आपके पास क्लोज बॉडी है, क्या है, क्लोज बॉडी है, तो उस क्लोज बॉडी के जरिए जो गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा, वो पूरा का पूरा फ्लक्स उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट चार्ज का एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। अब यहां से समझना थोड़ा सा, ये क्यू क्या है आपके पास, ये क्यू है, क्यू इनसाइड, किसके इनसाइड, उस बॉडी के, उस सरफेस के, जिस भी आप सिस्टम की वजह से आप फ्लक्स निकालना चाहते हो, तो उस बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि भाई दिस इज द परमिटिविटी है, ठीक है ना, परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है ना। पता है आप लोगों को, बढ़िया है, अगर पता है तो अच्छी बात है। अच्छा यहां पे एक बात ध्यान देना, ये कब वैलिड है, अगर आपका सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। और ये जो क्लोज्ड सरफेस होता है, बंद पृष्ठ जो होता है, इससे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू चर्चा करने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, किस शेप का है, किस साइज का है मुझे नहीं पता है। यहां पे मैंने लिया क्यू चार्ज है, -2 क्यू चार्ज है, प्लस का 4 क्यू चार्ज है, एक यहां माइनस का 5 क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमसे बोला कि भाई इस सिस्टम के थ्रू गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, बच्चा ये बता दो। तो हम क्या देखेंगे, जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड लेंगे बटे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में इनसाइड टोटल कितना चार्ज है, 4 क्यू और क्यू 5 क्यू, 5 से 2 माइनस करेंगे तो टोटल देखो क्यू प्लस 4 क्यू और ये -2 क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको दिस इज नॉट कंसीडरेबल, इसे आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज बॉडी के बाहर है। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी होगी कि जो गॉसियन सरफेस होगा, जो आपका क्लोज बॉडी है, उसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है वो टोटल चार्ज आपका क्या होगा, क्यू इनसाइड माना जाएगा, और उसका ये क्या हो जाएगा, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो यहां से देख लो बच्चा, ये 4 1 5 में 2 जाएगा, 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको टोटल फ्लक्स मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, जरूर ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ऑलराइट,
अब हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ये तो पहला एग्जांपल आपको लिए हो ही गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो इसको फिलहाल के लिए। अगर आपको और भी ट्राई करना है, जैसे मान लो आपने कहा, क्या कहा हमने कि ये एक स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, समझने की कोशिश करो। ये एक स्फीयर है, इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया। क्या रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे? एक डाइपोल रखा। या मान लो इसके अंदर हमने ऐसे करते करते मान लेते एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक कई सारे मान लेते हैं एन डाइपोल हमने रख दिया। कितने हैं? एन डाइपोल रखे हुए। अब बोला हमसे ये बता बच्चा कि इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब भाई ये जो डाइपोल है वो सिंपल सी बात है, एक चार्ज प्लस की होगा, एक माइनस की होगा, ठीक है ना। और इसकी लेंथ कितनी होगी अपने पास? 2l होगी। डाइपोल मोमेंट सबका मैं सेम मान लेता हूं। डाइपोल मोमेंट सबके लिए कितना है? p है, मतलब सेम लेंथ है, सेम चार्जेस से मिलकर बने, ठीक है। तो मैंने मान लिया n क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी 2n क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये चार्ज किससे बना है? ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मिलकर, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। ऑप्शन सी 0। ऑप्शन डी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। ये हमारे पास एक स्फीयर था, इसके अंदर मैंने n डाइपोल रख दी। अब n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 6 10 20 50, है ना, कितने भी हो सकते हैं। एक डाइपोल मैंने रख दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। अगर आप उन लोगों में से वो देखा हो किसी ने महाराणा प्रताप, है ना, तो उसमें वो रहते हैं ना अदालत वाले केडी जो है आई एन जायसवाल, तो कहते हैं ना उसमें राव सुल्तान बनते हैं, तो कहते हैं उसके हर बात पर रहती है ये आप बताएंगे कि हम बताएंगे, आप छोड़िए हम बताते हैं, है ना। देखो तो यहां पे हमें क्या समझना है। अगर मैं सीधा से बोल दूं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, शायद बहुत लोग दिमाग लगा चुके होंगे। मुझे भाई फ्लक्स क्या चाहिए होता है, हमें फ्लक्स थोड़ा सा ध्यान देना है। इनसाइड टोटल कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा एक बात बताओ, कोई डाइपोल है तो हमें पता है कि वो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बनता है, तो इसकी वजह से नेट चार्ज भाई प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना? 0। तो जितने भी डाइपोल होंगे सब तो प्लस क्यू माइनस क्यू 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 होंगे, सब कट जाएंगे एक दूसरे से, तो नेट चार्ज ही कितना बचेगा? क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा? टोटल 0 बन जाएगा। और क्यू इनसाइड ही 0 है, इसका मतलब गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब उसमें आपको 2 डाइपोल रख दो उठा के, 10 डाइपोल रख दो, 50 डाइपोल रख दो, फर्क नहीं पड़ता, गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 0। इस बात को ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो अब हम गॉस लॉ का जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम सबसे पहली चीज निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। भैया एक आपके पास एक लंबी या परिमित लंबाई का एक चालक तार है, एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट वायर है, जिसके लिए हमें क्या निकालना है, उसके लिए नजदीक जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें, सॉरी यार मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। तो इसके लिए जो अपने को फार्मूला मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। फार्मूला क्या मिलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। अच्छा आपको कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई इस वाले 2 से ये वाला 4 काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बच जाता है। तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए बच्चा, ठीक है, वो सब एक ही चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। ऑलराइट, अब ये क्यों मैंने 4 लिख रखा है, इसलिए क्योंकि हमें जब भी कैलकुलेशन करनी होगी हमें इसकी वैल्यू पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको 2 से काट देते हो तो फिर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, है ना। वैल्यू हमें इसकी पता होती है, इसलिए हम ये मानते हैं। अच्छा जहां पे लैम्डा क्या है बच्चा, तो लैम्डा को हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या होता है? रेखीय यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। और ये हमेशा क्या मिलता है? Q/L। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है बच्चा लोग?
चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। क्लियर हुई बात? ओके, दूसरी बात ये थी। तीसरी बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसकी वजह से? अपने पास कोई एक इनफाइनाइट सीट है, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। ठीक है ना, कोई अपने पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने ये मान लिया, जैसे ये मान लेते हैं अपने पास एक सीट है, ठीक है ना, ये अपने पास कोई एक सीट है जिसे हमने कुछ चार्ज वार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है मुझे भी नहीं पता, तो क्या मान लेते हैं इसको चार्ज हमने कुछ क्यों दे रखा है, इसका एरिया कुछ होगा, इनफाइनाइट एरिया है, पता नहीं कितना है। बट हाँ, इसका एक बात हमें इंफॉर्मेशन है, सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है आप लोगों को भी आइडिया होगा। सिग्मा अपना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है ये? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हम क्या निकालते हैं? सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होगा बच्चा? चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। तो ये इसकी वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कितनी होती है? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? यानी इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर से इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ रहे पॉइंट को? इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो सिस्टम पर डिपेंड करने वाली नहीं है। समझ रहे बात को? कोई समस्या? उम्मीद करते नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहां से बोले भैया 1 मीटर पे बताओ, 2 मीटर पे बताओ, फर्क ही नहीं पड़ता। यानी यहां पे इस केस में ये बात याद रखना, देयर इज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट बाय आर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर पावर 0 की। आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसे भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। समझ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे क्या है? आर की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आर पे किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड यहां पे नहीं कर रही। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। तो इस फार्मूले को फटाफट आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से। फर्स्ट 1 2 3, ओके, नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास थर्ड 1 2 3 हो गया था। फोर्थ पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं आपसे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, या कोई भी आपके पास क्या है? मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है कोई भी। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यह है बच्चा कि कोई भी स्फीयर है अगर कंडक्टिंग है तो आप इसे कोई भी चार्ज दोगे वो तुरंत कूद के कहां जाएगा? उसके सरफेस पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? तो बच्चा लोग उसके सरफेस पे आ जाएगा, उसके इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो हॉलो स्फीयर है तो भी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, आप चार्ज दोगे वो कूद के कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है? इसके सरफेस पे। हमने मान लेते हैं इसे कितना चार्ज दिया बच्चा? हमने चार्ज दिया Q। कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे। कहां पे है? सरफेस पे। तो सरफेस पे है तो कौन सी डेंसिटी काम आएगी? सिग्मा, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने जो टोटल चार्ज दिया, पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर वितरित हो गया, फैल गया। हमने कितना चार्ज दिया? Q। इसका स्फीयर का जो एरिया है वो हमने जो स्फीयर का रेडियस है वो हमने कुछ मान लिया कैपिटल R। कितना मान लिया है? कैपिटल R मान लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस स्फीयर के आउटसाइड यानी यहां किसी पॉइंट पर, इसके स्फीयर के सरफेस पर और इसके इनसाइड, 3 अलग अलग पॉइंट्स पर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करें।
ठीक है, तो यहां पे जो Q होगा वो Q क्या होगा भाई, हमें पता है कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है दैट इज द Q बाई A। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू A। ठीक है, तो A क्या होगा, गोले का स्फीयर, और गोले का स्फीयर कितना होता है बच्चा, सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो एरिया होता है, ठीक है ना, स्फीयर का, सॉरी जो स्फीयर का एरिया होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से जो अपने को चार्ज मिल गया दैट इज द सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब अलग अलग पॉइंट पर निकालते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां से कुछ एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है आउटसाइड। कहां पर हम पहली केस बात कर रहे हैं, फर्स्ट में बात कर रहा हूं आउटसाइड यानी कि बाहर। अब जब ये बाहर होगा तो फिर रेडियस तो यहां पे खत्म हो जाएगा, ये बाहर है, इसका मतलब जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। तो हमें ऐसे फील होता है जब आप डेरिवेशन करते हो तो आपका ऐसा फील होगा बच्चा लोग कि ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है ना वो कोई स्फीयर नहीं है, इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्या फील करेगा इसके पॉइंट के लिए, ये एक पॉइंट चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर क्या है, फोकस्ड है, या हम कह सकते हैं सेंटर पर इसके इकट्ठा बैठा हुआ है, सारा का सारा चार्ज सेंटर्ड है, ठीक है ना, एक जगह कलेक्टेड। तो इसकी वजह से ये कैसा बिहेव करेगा, तो भाई किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड मिलती है वही फील्ड आपको यहां पे मिलेगी। तो अभी कह सकते हो कि अगर कोई भी आपका स्फीयर है, वो चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर निकालनी है तो ये मान के हमेशा चलना बच्चा लोग कि आउटसाइड ऑफ द जो स्फीयर है, स्फीयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ आउटसाइड द स्फीयर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउट स्फीयर के बाहर निकालनी है तो जो आपका स्फीयर है, ठीक है ना, जरा करंट आ रहा है, ठीक है छोड़ो, तो जो आपका स्फीयर है वो कैसा बिहेव करेगा, स्फीयर आपका बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आउटसाइड मिलेगी दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब q की जगह आप चाहें तो एक बात और भी लिख सकते हैं, क्या है भाई, टोटल चार्ज सिग्मा इंटू क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्मॉल r मत रखना बच्चा, ध्यान रखना, स्मॉल r नहीं रखना, क्यों, क्योंकि स्मॉल r तो यहां से यहां पे कोई चार्ज थोड़ी बैठा है, चार्ज तो इस वाले स्फीयर पे है। किस स्फीयर पे, इस वाले स्फीयर पे, समझ रहे हो। तो इसका एरिया लेंगे ना कि इसका एरिया लेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो रहने दो, जहां पे q की वैल्यू अपने पास कितना है, सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखना, जो q की वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर। दूसरी कहां पे बात आएगी, आउटसाइड हो गया, एट द सरफेस। अब उसके सरफेस पे आते हैं, उसके पृष्ठ पर आते हैं, यानी कि जब r की वैल्यू रेडियस के बराबर है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट हमने कोई बोल दिया, इसका नाम देते हैं, चलो ये p था, इसको हमने नाम दे दिया o पॉइंट, यानी यहां सरफेस पे, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही होगा। तो यानी कि स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। तो e एट सरफेस कितना मिलेगा बच्चे लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और यहां पर आपको जो फील्ड मिलेगी, आप यहां से देखोगे तो r से r कट जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा अपान में क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ठीक है। और ये जो फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। ये क्या होती है फील्ड, मैक्सिमम फील्ड होती है, यानी स्फीयर अगर की वजह से अगर आपको फील्ड निकालना है तो मैक्सिमम फील्ड आपको कहां पे मिलेगी, एट द सरफेस मिलेगी। तीसरी बात जो आती है, तीसरी बात क्या है अपने पास, इनसाइड द स्फीयर। क्या बात करेंगे अपन, इनसाइड द स्फीयर, यानी कि r की वैल्यू क्या है, छोटी है कैपिटल R से। तो इनसाइड अगर आप बात करो तो जैसे मान लो आपने यहां पर बात कर लिया इस पॉइंट पे, तो इसकी वजह से जो टोटल चार्ज क्या होगा, भाई इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना।
अब इसकी वजह से कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर फ्लक्स क्या है, जीरो। अब फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स फाई बराबर आप क्या पढ़ते हो, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना फिलहाल के लिए। तो भाई फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब एरिया तो जीरो हो नहीं सकता। अगर एंगल जीरो भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे इस सरफेस पे मैंने क्या कहा था कि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाता हुआ, एंगल तो जीरो है, तो कॉस जीरो तो 1 आएगा, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, ई इंटू ए। अब अगर ये एरिया है तो और फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, अंदर उसके फील्ड जीरो है, तो ई जो इनसाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, इनसाइड फील्ड क्या होगी, जीरो। समझे पॉइंट को। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हुए एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, देखो सर, पटरी कहां रखते हैं, बिना स्टिक के समझ में नहीं आता ना, मजा नहीं आता। ठीक है, देखो ये मान लेते हैं अपने पास एक स्फीयर है, यहां पर यहां पर यहां पर ये एक स्फीयर हमने मान लिया, ठीक है ना, इसका ये कुछ रेडियस है, रेडियस कितना है बच्चा, तो रेडियस हमने मान लिया, रेडियस इसका r है, ठीक है। और इसको आपने जो भी चार्ज दिया था, टोटल चार्ज इसके सरफेस पे है, टोटल चार्ज कहां है बच्चा लोग, इसके सरफेस पे है। तो ये हमने मान लिया कुछ अपना, ये क्या है, एक ये एक्सिस हमने मान लिया, ठीक है, और एक अपने पास ये एक्सिस है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये कौन सी एक्सिस है, r वाली है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है। तो हमें पता है कि जब तक आप स्फीयर के अंदर हो, ये तो इसका सेंटर है, देखो ये इसका क्या है, सेंटर है, 0,0 ये सेंटर हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इनसाइड द स्फीयर फील्ड 0 0 0 0 0, कहां तक जीरो, इसके सरफेस तक। सरफेस तक क्या मिलेगी आपको, फील्ड 0 मिलेगी, सरफेस तक क्या मिलेगी, यहां पे कोशिश करना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहां पे ये कौन सा पॉइंट है, जब r बराबर आपका कैपिटल R, यहां पे क्या था, r आपका छोटा था कैपिटल R से, यहां पे r आपका कैपिटल R से बड़ा। तो जब तक हम यहां तक पहुंचे तो इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती रही बच्चा लोग, इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है, जीरो। गोले के अंदर क्या थी, जीरो, तो गोले के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, गोले के अंदर क्या है, फील्ड जीरो है ना। तो गोले के अंदर जब तक आप चलेंगे तब तक क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, दूरी बढ़ रही है, फील्ड जीरो, दूरी बढ़ती जा रही है, फील्ड जीरो, दूरी बढ़ती जा रही है, फील्ड जीरो, कहां तक, जब तक आप गोले के अंदर। फिर आपने क्या देखा कि जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे, सरफेस पर पहुंचते ही आपको फील्ड क्या मिल गई, मैक्सिमम। सरफेस पे पहुंचते फील्ड आपको क्या मिल गई, मैक्सिमम मिल गई, सरफेस पे पहुंचते आपको फील्ड मैक्सिमम मिल गई। अब जैसे आप आगे बढ़ना शुरू हुए तो क्या हुआ, ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई 1/r²। देखो यहाँ पे आउटसाइड 1/r², यानी कि अब r बढ़ेगा तो ये फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऐसे। तो ये कर्व बनेगा किसके लिए बच्चा लोग, हॉलो स्फीयर के लिए बनेगा, या आपका ये हॉलो स्फीयर है, या आप इसे कंडक्टिंग स्फीयर भी बोले, चाहे आप हॉलो स्फीयर बोले, ठीक है ना, थिन सेल बोले, आप इसे कंडक्टिंग स्फीयर बोले, ठीक है। ये इन सब के लिए वैलिड है, सारी बातें इन सब के लिए बातें सेम रहने वाली हैं। इसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आएंगे सॉलिड स्फीयर की चर्चा करेंगे। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया, 1 2 3, ओके, उम्मीद करते हैं हो गया होगा, है ना। चलो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, चलो तो अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, किसके लिए, देखो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या मतलब है, सॉलिड स्फीयर के लिए मतलब ये है, लेकिन ये ध्यान रखना सॉलिड स्फीयर तो है बट कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखना। अगर स्फीयर आपका कंडक्टिंग हुआ, अगर स्फीयर आपका कंडक्टिंग हुआ तो क्या करेगा, जो भी आप चार्ज इसको दोगे पूरा चार्ज कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पे। ध्यान से सुनना, ये मान लो अगर सॉलिड स्फीयर भी है तो अगर मैं इसको चार्ज देता हूं सॉलिड स्फीयर, अगर ये कंडक्टिंग है तो पूरा का पूरा कहां पहुंच जाएगा बच्चा, पूरा का पूरा पहुंच जाएगा उसके स्फीयर पे, इनसाइड द चार्ज जीरो होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर तो है बट नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रखना। अगर कंडक्टिंग होगा तो पूरा चार्ज पहुंच जाएगा एट द सरफेस, और सरफेस पे अगर पहुंच गया इसका मतलब वो पीछे वाला केस हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ ये कुछ यूं कि आपने जो भी चार्ज दिया पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली रखा हुआ है। अब ये स्फीयर बाहर नहीं है, इसके पूरे वॉल्यूम में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पूरे
वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे पॉइंट को? अब इसकी वजह से बाकी चीजें तो सेम रहेगी, आउटसाइड इतना होगा, बस ये फर्क इतना है कि अब जो क्यू आएगा ना वो सिग्मा नहीं आएगा। यहां पर जब आप वॉल्यूम के लिए बात करते हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, यहां पर क्या आएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पर हम क्या जिक्र करेंगे, किसका चर्चा होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे अपन? तो अपन यहां पर बात करने वाले हैं बच्चा लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे यहां पर? तो यहां पे बात होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसकी बात होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? रो क्या होता है बच्चा लोग? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम ले लेना है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो क्यू आएगा, क्यू क्या होगा? रो इंटू वी, रो इंटू में वी, वी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। इस केस में यहाँ पे ध्यान रखना, एट द सरफेस सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड में भी क्या होगा? मैंने पहले पिछले में बताया, पिछले वाले में, है ना? क्या कि भैया अगर आप आउटसाइड जाते हो स्फीयर के, ठीक है, अगर आप स्फीयर के आउटसाइड जाते हो तो ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। एक ऐसा बिहेव करेगा कि ये पूरा स्फीयर नहीं है, ये क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। ये रहा प्लस क्यू चार्ज। तो जो फील्ड इसकी वजह से होगी वही इसकी वजह से होगी। पॉइंट क्लियर? चलो, तो अब यहां पर हम ध्यान देंगे, इनसाइड चीजें बदलेंगी। क्या होगा? कहानी इनसाइड बदलेगी। कहानी इनसाइड इस बार जीरो नहीं होगी, इनसाइड इस बार जीरो नहीं होगी, ठीक है? तो कितनी होगी? फिर मुद्दा आता है कितनी होगी। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू ई इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी आपने चार्ज दिया होगा Q डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू में आर। क्या होती है? E इनसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब। आर क्यूब होती है शायद आर स्क्वायर होती है, एक बार मैं कंफर्म कर, हाँ क्यूब होगी, ठीक है? तो ये इनसाइड मिलेगी। अब यहां पे मुद्दा आता है कि भाई ये क्यू क्या है? क्यू तो आपने ये चार्ज दे दिया रखा है इसे, ये किसकी वजह से चार्ज है? क्यू चार्ज हमने यहां पर ले लिया है, तो ये इसकी वजह से होता है। एक सेकंड के लिए रुको जरा। ओके बच्चा लोग, तो क्यू क्या है? यहां पर आपका टोटल चार्ज है, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है ना? तो क्यू आपका टोटल चार्ज, अच्छा कैपिटल क्यू लिखा था, फिर क्यू काट रहे इसको, कैपिटल क्यू बाई आर क्यू। यानी कि इसका मतलब क्या है? सुनो जरा, बात को गौर फरमाओ कि जब तक आप आउटसाइड हो तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा डिस्टेंस स्फीयर के बाहर बढ़ती जाएगी, फील्ड घटेगी। यहां पे आपका मैक्सिमम मिलेगा एट द सरफेस, और इनसाइड ये स्मॉल आर, यानी इनसाइड जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। यानी कि जब तक आप यहां पे, जब आपकी स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब कहां पर है? सेंटर पे, तो सेंटर पे फील्ड जीरो मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो फील्ड बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ेगी? उसका रीजन समझो। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये आपका, जैसे मान लो आप यहां पर पहुंचे, सुनो इधर, मान लो आप यहां पर पहुंचे तो ये वाला स्फीयर आया, आप यहां पर पहुंचे तो ये वाला स्फीयर मिला, यहां पर पहुंचे ये वाला स्फीयर बना। तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है उसके अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर, उस रेडियस के अबाउट जो वॉल्यूम आएगा उसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, और जब चार्ज की वैल्यू जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बढ़ती जाएगी, कहां तक? सरफेस तक। तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी वजह से फील्ड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर के बढ़ने की वजह से चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने की वजह से अंदर फील्ड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? फील्ड बढ़ेगी। तो जब तक आप इनसाइड हैं तब तक फील्ड बढ़ेगी। अब आप बाहर चले गए तो जब जैसे आप स्फीयर के बाहर जाओगे, अब क्या है? ये वाला जो स्फीयर बना, इसके बाहर आप कितने भी स्फीयर खींचते जाओ, क्या चार्ज बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो जब चार्ज नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली फिर डिक्रीज होना शुरू कर देगा। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से नहीं होगा, इसका ग्राफ कुछ ये बनेगा, ये ग्राफ हो, ये कर्व होगा। ये कर्व अब इस बार नहीं बनने वाला, जो पिछली बार बना था अब वो नहीं बनेगा,
ध्यान में रखना। तो पहले क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। उम्मीद करते हैं सारे फार्मूले रिकॉल हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसको भी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका भी, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। ये मैंने दो प्लेटें रख दी, ठीक है ना। एक का मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका सिग्मा है, ठीक है ना। यह मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ऑलराइट, ये मान लेते हैं नेगेटिव है। अच्छा, एक बार के लिए दोनों का पॉजिटिव ले लेते हैं, दोनों की क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। और इसकी वजह से देखते हैं कि भैया आउटसाइड यानी ये मान लेते हैं इधर पॉइंट पी पर कितना होगा और इसके इनसाइड पॉइंट के ऊपर कितना होगा और इसके इधर कितना होगा पॉइंट